हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटल इम्पैक्ट्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम क्लास 12th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है वो हमारी रिवीजन स्टार्ट हो गई है। रिवीजन जो है वो हम सभी यूनिट्स की साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पहले किसी यूनिट की रिवीजन करनी है, उसके कंप्लीट होने के बाद जो है हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का अलग-अलग टॉपिक्स होते हैं कि किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो जिस स्टूडेंट को जिस यूनिट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो पहले उसकी रिवीजन स्टार्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसीलिए रिवीजन जो है हम वो सारी यूनिट्स की साइमल्टेनियसली करेंगे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा कि पहले कौन सी यूनिट जो है वो हमें प्रेफर करनी है। अभी लास्ट हमने यूनिट 4 कंप्लीट की थी, तो अभी मैंने रिसेंटली आपको यूनिट 4 के ही कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवाए हैं, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल-अप्स एंड ट्रू फॉल्स। डाटा प्रोटेक्शन के किए पहले हमने, और अभी जो है वो हम सोसाइटल इम्पैक्ट्स के कर रहे हैं। बट ये क्वेश्चन आंसर करने का फायदा तभी है जब आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया हो, अच्छे से समझा हो। अगर बिना चैप्टर को पढ़े आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो उसका आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। पहले चैप्टर पढ़िए, जब क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो क्वेश्चन को देख के पहले खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो को प्ले करके मैच कीजिए कि आपका जो आंसर है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि आपको ये पता चले कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। साथ ही साथ मुझे कमेंट्स में अपने फीडबैक जरूर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हो रहे हैं, आपको कितना समझ आ रहा है। आपका फीडबैक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो अगर आप मुझे फीडबैक देंगे तो मुझे आगे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोसाइटल इम्पैक्ट के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम फिलअप्स और ट्रू फॉल्स करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है फिलअप वो है ओएसएस स्टैंड्स फॉर। ओएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ओएसएस की फुल फॉर्म होती है हमारी ओपन सोर्स software. Next one is any fraudulent business practice that extracts money from an unsuspecting, ignorant person is called. कोई भी ऐसा फ्रॉड जिसमें आप किसी दूसरे पर्सन के पैसे जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्कैम। तो इस फिलअप में आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैम। नेक्स्ट वन इज डैश is a stealing someone else's intellectual work and represent it as your own without giving credit. आप किसी और का इंटेलेक्चुअल वर्क जो है वो स्टील कर लेते हैं और उसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि वो आपका खुद का काम है, और जिसका काम आपने स्टील किया है आप उसे कोई क्रेडिट भी नहीं देते। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पिलगैरिज्म। तो थर्ड फिलअप आपका क्या हो जाएगा? पिलगैरिज्म। नेक्स्ट वन इज एनी वर्क इंफॉर्मेशन that exist in digital form either on internet or on an electronic device is known as dash property. तो कोई भी ऐसा काम जो डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फिर चाहे वो इंटरनेट पे हो या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे हो, उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? उसे हम कहते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी। तो फोर्थ फिलअप का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिजिटल। दैट इज डिजिटल प्रॉपर्टी। Fifth one is discarded electrical and electronic devices are known as. ऐसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिन्हें हमने डिस्कार्ड कर दिया है या जो अब हमारे लिए वेस्ट हो चुके हैं, उनका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ई वेस्ट। Sixth one is the least restrictive open source license is dash license. ऐसा कौन सा लाइसेंस है जो सबसे ज्यादा कम रिस्ट्रिक्टिव होता है? ओपन सोर्स के हमने बहुत सारे लाइसेंसेस पढ़े थे, तो उनमें से कौन सा लाइसेंस लेस्ट रिस्ट्रिक्टिव होता है? तो वो है MIT लाइसेंस। Seventh one is the original code written by programmers for a software is known as. किसी भी सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामर्स जो ओरिजिनल कोड लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स कोड। तो ये हमने चैप्टर में बहुत बार पढ़ा था कि जो एक्चुअल कोडिंग होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो क्या होती है? सोर्स कोड होती है। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड जो है वो हमें फ्रीली अवेलेबल होता है, हम उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डैश मीन्स
नो प्राइस इज टू बी पेड फॉर द सॉफ्टवेयर। ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए हमें कोई प्राइस जो है वो पे नहीं करना पड़ता? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीवेयर हो जाएगा। फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये टर्म्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाई थी। उस वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। तो 8th में आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीवेयर मीन्स नो प्राइस इज टू बी पेड फॉर द सॉफ्टवेयर। 9th, डैश मीन्स फ्रीडम टू यूज द सॉफ्टवेयर। अब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्री सॉफ्टवेयर। यहाँ पे 8th और 9th जो है दोनों बहुत ही सिमिलर लग रहे होंगे आपको, बट अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर के लिए प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है तो वो होता है फ्रीवेयर, और अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर को यूज करने की फ्रीडम है तो उसका मतलब है कि वो एक फ्री सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन इज आईएडी मीन्स। आईएडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। तो आईएडी की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। नाउ नेक्स्ट है हमारा डैश इज द डिजिटल ट्रेल ऑफ योर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनकी जो डिजिटल ट्रेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डिजिटल फुटप्रिंट। ये हमारा सबसे पहला ही टॉपिक था कि जितनी भी एक्टिविटीज हम इंटरनेट पे करते हैं वो फुटप्रिंट्स की तरह जो है उस पर स्टोर होती जाती हैं, उसे हम डिजिटल ट्रेल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज dash are the permissions given to use a product or someone's creator by the copyright holder। उस परमिशन को क्या कहते हैं जो कि दी जाती है किसी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, या फिर किसी और की जो क्रिएशन होती है किसी और का जिसपे कॉपीराइट होता है, उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए जो परमिशन हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लाइसेंस। तो लाइसेंस वो टर्म है जो हम किसके लिए यूज करते हैं? परमिशंस प्रोवाइड करने के लिए। Next, dash is a license that gives right opposite to copyright। तो copyright का opposite क्या होता है? copyleft। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? copyleft license। Dash is an injury or disorder of the muscles, nerves, tendons, ligaments and joints। जो नर्व्स का, मसल्स, लिगामेंट्स का जो डिसऑर्डर होता है उस इंजरी को हम क्या कहते हैं? रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। जो हमारा इस चैप्टर की वीडियोस का लास्ट पार्ट था उसमें हमने ये टॉपिक डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। नेक्स्ट वन इज डैश इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हेल्थ कंडीशन इफेक्टिव आईसाइट। आईसाइट को जब टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी आईसाइट इफेक्ट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो 5th फिलअप में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे आते हैं ट्रू फॉल्स। तो हम देखते हैं वन बाय वन सबको। फर्स्ट वन इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। सो दिस वन इज द राइट स्टेटमेंट। It is okay to copy and paste information from the internet into your report, then organize it। कि इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करना और उसे रीऑर्गेनाइज करके अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करना जो है वो नॉर्मल है, ओके है। बट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। आप किसी और के वर्क को कॉपी पेस्ट करके अपनी रिपोर्ट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो। या तो आप उसे क्रेडिट दोगे और अदरवाइज आपका अपना खुद का कंटेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज shareware software allow you to try the software before you buy it। shareware सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिसका पहले आपको ट्रायल मिलता है ताकि आप पहले ट्राई कर सकें और उसके बाद आप उसे बाय करें। तो ये बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। shareware softwares allow you to try the software before you buy it। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज freeware is copyrighted software that is freely available to use। freeware जो है वो ऐसे copyrighted सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारी बिल्कुल सही है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। साइबर लॉज आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर पनिशिंग ऑल टाइप ऑफ क्रिमिनल्स ओनली।
साइबर लॉज जो हैं वो हर टाइप के क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, बट ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज साइबर लॉज सिर्फ और सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स के लिए इनकॉर्पोरेट होते हैं. नेक्स्ट वन इज deceptively attempting to acquire sensitive information of someone else using online means is a cybercrime. It's totally true कि किसी और की sensitive information को अगर आप online यानी कि इंटरनेट की हेल्प से स्टील करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं. तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. Seventh one is freeware and free software means the same thing, which is not true. Freeware means free of cost and free software means कि आपको उसे यूज करने की फ्रीडम है. Eighth statement is excessive use of internet and social media is termed as a disorder. It's totally true कि अगर आप इंटरनेट या सोशल मीडिया का एक्सेसिव यूज करते हैं तो वो एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसे हम इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर कहते हैं. Ninth one is digital footprints can be deleted. It's a false statement क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स को आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते. 10th statement is digital footprints remain forever. तो ये फर्स्ट वाले से ऑपोजिट है और ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. 11th statement is it is safe to make all one post public on social media कि अपने सारे पोस्ट को पब्लिक करना जो है सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल सेफ है, बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. हमें कभी भी अपने पोस्ट को सोशल मीडिया साइट्स पर पब्लिक नहीं रखना चाहिए. 12th one is hacking is performed to help find the security loopholes. Again it's a false statement. हैकिंग जो है वो कभी भी सिक्योरिटी लूपहोल्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करने के लिए नहीं बनी होती है. Now 13th one is if you post something mean about someone you can just delete it and your activity will be undone. So ये अगेन आपका सिर्फ क्वेश्चन को घुमा दिया गया है. बात वही है, इंटरनेट पे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं आप उसे कभी भी अनडन नहीं कर सकते हैं टोटली. तो ये जो है एक फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि आपने अगर एक बार कुछ किया है, एक्शन परफॉर्म किया है इंटरनेट पे, तो दैट कैन नॉट बी अनडन. Now 14th statement is hacking is a cyber crime. That is absolutely right. यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. हैकिंग जो है वो एक तरीके का क्राइम होता है. Next one is copyright is the right of the creator of creative artistic work, which is totally right. It's a true statement. Copyright जो है वो हम किसी भी ऑनर को, क्रिएटर को उसके राइट्स प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं. तो ये थे इस चैप्टर के सारे ट्रू फॉल्स एंड जो हमारे फिलअप्स थे. एमसीक्यूज हम पहले वाले पार्ट में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. तो आज हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए हैं. आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. कमेंट्स में अगर आपको ना सिर्फ आज की वीडियो का, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड सोसाइटल इम्पैक्ट वाले चैप्टर का कोई भी डाउट ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया है या आप चाहते हैं कि आपको उसका थोड़ा डिटेल मिले तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. और अगर वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप प्रेस कीजिए, इट मीन्स लाइक बटन. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.